नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग मिलेंगे मिस्टर दिव्य कुमार गुलाटी जी से, जो अभी क्लाफमा के नए चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। और हम आज उनसे बात करेंगे क्लाफमा की पॉलिसीज़ के बारे में, क्लाफमा हमारी इंडस्ट्री के लिए, लाइव स्टॉक इंडस्ट्री के लिए क्या करती है और किस तरह से क्लाफमा हम सब लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए फ़ायदे की बात सोचती है। नमस्कार गुलाटी साहब। नमस्कार। अभी क्लाफमा के चेयरमैन बने हैं और आपका अपना भी कुछ बिजनेस है, तो उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। तो मैं फिर से दोहराता हूँ, मेरा नाम दिव्य कुमार गुलाटी है और मैं अभी इलेक्ट हुआ हूँ एज चेयरमैन ऑफ क्लाफमा। मेरा अपना भी बिजनेस है जिसका कंपनी का नाम है नर्चर टेक्नोलॉजी, और हम फीड सप्लीमेंट्स बनाते हैं जो एनिमल फीड सप्लीमेंट्स हैं, और हमारी स्पेशलिटी जो है वो हर्बल स्पेस में, आयुर्वेदा स्पेस में है। तो हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो एब्सोल्यूट नेचुरल होते हैं, और हमें पता है आजकल कि भाई नेचुरल सॉल्यूशंस आर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हमारे देश के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए। जैसे हम पर्सनल रेमेडीज भी जो हमारे घर पे करते हैं प्रिवेंशन के लिए, वो भी नेचुरली होते हैं। तो सिमिलर तरीके में हमने अपने प्रोडक्ट लाइन भी जो बनाए हैं कंपनी के नर्चर के, वो भी नेचुरल बेस बनाए हैं, चाहे वो हर्बल हो, चाहे वो एसेंशियल ऑयल हो। और इसकी काफ़ी डिमांड है देश में भी, विदेश में भी, और काफ़ी एक्सेप्टेंस भी है, और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म चलेगा। नेचुरल सॉल्यूशंस जिसको हम कहते हैं। क्लाफमा के बारे में कुछ बताइए। आप क्लाफमा के नए चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। क्लाफमा क्या करती है और कैसे इंडस्ट्री को हेल्प करती है? देखिए, क्लाफमा वॉज फॉर्म्ड 1967 में फॉर्म हुई थी। ये जब पहले फॉर्म हुई थी तब थी कंपाउंड लाइव स्टॉक फीड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो तब तो खैर बिजनेस बहुत कम था, फीड मिलें बहुत कम थी इस देश में। धीरे धीरे ये व्यवसाय बढ़ता गया, फार्म्स बढ़ते गए, पोल्ट्री बढ़ता गया, डेयरी बढ़ता गया, व्हाइट रेवोल्यूशन आया, ब्लू रेवोल्यूशन आया। तो क्लाफमा ने भी अपने आप को सोचा कि भाई क्यों ना इस स्पेस को बढ़ाया जाए। तो आज से 15 साल 17 साल पहले क्लाफमा ने फिर बाकी भी इंडस्ट्रीज को अपने हित में ले लिया। फिर सप्लीमेंट्स वालों को लिया एज मेंबर्स, मशीनरी वालों को लिया, इक्विपमेंट्स वालों को लिया, कोऑपरेटिव्स को लिया, इंटीग्रेटर्स को लिया, और अब दूसरे एसोसिएशन भी, अब नई पॉलिसी के हिसाब से दूसरे एसोसिएशन भी मेंबर बन सकते हैं क्लाफमा के। तो क्लाफमा एक नोडल एजेंसी है जिसमें गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है। और आजकल अगर आप देखें तो गवर्नमेंट और इंडिया की इंडस्ट्री की पार्टनरशिप भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बिना इंडस्ट्री के इन्वॉल्व हुए गवर्नमेंट भी फंक्शन नहीं कर पाती, और आजकल गवर्नमेंट ले भी रही है काफ़ी इंटरेस्ट, और इंडस्ट्री को साथ लेके चलने की कोशिश कर रही है। जैसे हम काफ़ी पैनल्स में हैं गवर्नमेंट के, जैसे BIS हो गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसमें जो फीड इंग्रेडिएंट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें हमारे को क्लाफमा को इन्वॉल्व किया जाता है। फसाई है, फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें भी क्लाफमा इन्वॉल्व है। और काफ़ी जगहों पर गवर्नमेंट ने क्लाफमा को इन्वॉल्व किया है कि भाई इनसे पूछ के, इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात करके, सहमति लेके मिल के पॉलिसी बनाया जाए। तो ये एक तो बहुत बड़ा रोल है क्लाफमा का। दूसरा है, क्लाफमा जो है वेटनरी इंस्टीट्यूट्स के साथ पार्टनरशिप करती है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये कहते तो जानवर का बिजनेस है, बट इसमें जो लोग हैं ज्वाइन करना, जो नए स्टूडेंट्स हैं ज्वाइन करने के लिए हमारे को एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। तो जैसे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अभी भी बहुत लेबर स्किल्ड जो मैन पावर है उसकी कमी है, तो वो सब लोग इसी तरीके से ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लोग हैं, वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें ताकि इंडस्ट्री और ग्रो हो, एम्प्लॉयमेंट ग्रो हो। तो एक तो ये हमारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप है, हम वहाँ जाके हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लेक्चर देते हैं ताकि समझ में आए कि भाई ये इंडस्ट्री क्या है। तीसरी चीज़ है जो इशू बेस्ड होते हैं, जैसे कभी TDGS है, कोई नया इंग्रेडिएंट आया, या कॉर्न की कमी है या सोया की कमी है,
तो ये इशू बेस्ड जो है इसके हम सेमिनार्स करते हैं, चाहे न्यूट्रिशन हो तो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, तो हम सब जगह पर सेमिनार्स भी करते हैं और अब ज़्यादा सेमिनार करेंगे क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स, तो ये सारी चीज़ें क्लिफ्मा करती है। थैंक यू। मैं आपसे थोड़ा सा ये भी जानकारी लेना चाहूँगा कि एज क्लिफ्मा चेयरमैन आप इस इशू के बारे में क्या सोचते हैं कि जो आजकल मक्का और एथेनॉल की जो एक लड़ाई चल रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि उससे कि हमारी इंडस्ट्री कहाँ तक इस चीज़ से लड़ पाएगी? मक्का दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है, एथेनॉल में यूज़ हो रहा है, हमें लाइव स्टॉक वालों को मक्का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। उसके बारे में क्लिफ्मा की क्या वो सोच है, क्या एक्शन है? देखिए, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई 2025 तक 20% इथेनॉल बनाना चाहते हैं फ्यूल में, ताकि जो हमारा तेल इंपोर्ट हो रहा है, वी आर नेट इंपोर्टर्स तेल के, फ्यूल के, उसकी कुछ बचत हो सके। बिल्कुल। और उस इथेनॉल को जनरेट करने के लिए कॉर्न जो है उसका रास्ता अपनाया गया, क्योंकि राइस तो हमारा स्टेपल डाइट है, उसको ज़्यादा नहीं यूज़ किया जा सकता इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, तो कॉर्न को गवर्नमेंट ने सोचा कि इथेनॉल में प्रोडक्शन के लिए दिया जाए। अब इसमें तकलीफ यह है कि कॉर्न एक मेजर इंग्रेडिएंट है हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री का, फार्मर्स का। जी। 55 से 60% जो आपका कॉर्न चलता है। अब इंडस्ट्री पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, कंजम्पशन ग्रो हो रहा है, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, 8 से 10% पर ईयर इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, तो रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो इसमें तो शॉर्टेज आएगी। और बड़ा सिंपल लॉजिक है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो दाम बढ़ेंगे। अब ये बड़ी ही विचित्र सिचुएशन में है हम कि अब इसमें क्या करें। तो हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के साथ ये है कि भाई अगर ये इसी तरीके से चलता जाए तो व्हाई नॉट हमें जीएम कॉर्न या नॉन जीएम कॉर्न इंपोर्ट करने की परमिशन दी जाए, ताकि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो कि भाई तब तक जो भी शॉर्टेज आने वाली है उसको कम से कम हम उस चीज़ का ध्यान रख सकें। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो तो मेरे ख्याल से या तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो या जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, जिसमें लैंड एरिया तो सेम ही रहने वाला है जी, तो पर एकड़ यील्ड बढ़ाने के लिए ये सब नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। कुछ उसके साइंटिस्ट जेनेटिक्स के बारे में उसकी रिसर्च करें ताकि उसकी पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो हम किसी तरीके बढ़ा पाएं उससे। तो रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से रिसर्च भी हो रही है काफ़ी हद तक, अदर ग्रेन्स में हुई है, तो कॉर्न में भी की जाए, बिकॉज अगर ये तो एक इमीडिएट प्रॉब्लम है, तो ये तो अब नीड ऑफ द आवर है कि भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बट स्टॉप गैप के लिए इंपोर्ट अलाउ करना चाहिए ताकि दाम ना बढ़े और पोल्ट्री के फार्मर ना मरे। बिल्कुल। एक फार्मर के हित की अगर सोची जाए तो क्लिफ्मा उसके बारे में क्या सोचता है? वो फार्मर कोई भी हो सकता है, पोल्ट्री फार्मर, डेयरी फार्मर, एग्रीकल्चर फार्मर, और उसके पास उसके फार्म को हम वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए, उसके बारे में क्लिफ्मा क्या सोचती है और क्या एक्शन लेती है? देखिए, चाहे एग्रीकल्चर फार्मर हो, पोल्ट्री फार्मर हो, डेयरी फार्मर हो, अक्वा फार्मर हो, फार्मर तो फार्मर है। बिल्कुल। हमें सिर्फ एग्रीकल्चर फार्मर के बारे में नहीं सोचना चाहिए जी। हमारे लिए पोल्ट्री वाला भी फार्मर है, हमारे लिए प्रोटीन सोर्स है, दूध है, डेली की रिक्वायरमेंट हमारे दूध की, इतने प्रोडक्ट्स बनते हैं दूध के, हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं दूध के वर्ल्ड के, अंडे के हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड के, मीट के हम फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो ये भी तो हमारे फार्मर हैं जो ग्रो कर रहे हैं। तो सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में सोचना और इन फार्मर्स को निगलेक्ट करना ये ठीक बात नहीं होगी। तो जैसे मक्का हो, इसकी यील्ड बढ़ाई जाए। अब दाम बढ़ते जाएंगे, सिर्फ एक ही तरफ से एक फार्मर को बेनिफिट हो और दूसरा फार्मर का नुकसान हो, तो ये कहीं पर हमें एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि दोनों एक साथ सरवाइव कर पाए, चाहे वो यील्ड बढ़ा के हो, चाहे वो भले ठीक है गवर्नमेंट ने एमएसपी रखा हुआ है, बट एक बैलेंस जो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट मिल के पॉलिसी बनाए और जिससे सारे फार्मर जो है सरवाइव कर पाए कि हम एज क्लिफ्मा
हमारे लिए तो हम तो पोल्ट्री के फार्मर के हित के भी काम करते हैं, एक्वा के भी करते हैं, डेयरी के भी करते हैं। मे भी डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम काम करते हैं इन लोगों के लिए कि मक्का हो, सोया हो, न्यूट्रिशन हो, कुछ भी हो, यील्ड हो, ये सब फार्मर की हित की बात है। जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना फार्मर बेनिफिट करेगा, एग्रीकल्चर फार्मर भी बेनिफिट करेगा, पोल्ट्री फार्मर भी बेनिफिट करेगा, डेयरी फार्मर भी बेनिफिट करेगा, एक्वा फार्मर भी बेनिफिट करेगा। हमारा एक्सपोर्ट देखिए, झींगे का एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता जा रहा है, हम वर्ल्ड के सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये किसको बेनिफिट जा रहा है? फार्मर को जा रहा है। अगर इसकी प्राइस बढ़ती रहेगी और सिर्फ एग्रीकल्चर फार्मर का ध्यान रखेंगे तो ये फार्मर नुकसान कर जाएगा, और देश का जो एक्सपोर्ट है अगर हम महंगे साबित होंगे तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो कहीं एक बैलेंस चाहिए है जिससे सारे एक साथ एग्जिस्ट कर पाए, ये मेरा सोचना है और मानना है। थैंक यू सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इसी तरीके से आप क्लैपमा में रहते हुए सब पूरी इंडस्ट्री के लोगों को साथ लेकर और इंडस्ट्री के भले की कामना करते हुए, भले की बात करते हुए आगे चलते रहें। शुक्रिया दिनेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।